Hello students, today we will read chapter number 8 part number 3rd plus 1 class geography. Chapter number 8, chapter name is atmosphere, composition and structure. Okay, from this chapter one question is very most important question with diagram. Question is draw a suitable diagram for the structure and of the atmosphere and label it and describe it. Okay, very most important question is this. Now atmosphere. You have read about this atmosphere. Atmosphere is a vast expanse of air which envelop the earth all around. It represents the gaseous realm of the earth. The atmosphere consists of different layers with the increase in latitude, atmosphere pressure, density and the temperature goes on the decreasing. Therefore, on it the basic of the temperature and the density, the atmosphere can be divided into the 5 basic layers. ठीक है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो कि एक एनवेलोप के टाइप में अर्थ के चारों तरफ बना हुआ एक आवरण है। एक अगर हम कहना चाहते हैं ब्लैंकेट होता है ना, कंबल, तो कंबल में भी कुछ लेयर्स होती हैं जो हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। सेम ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ भी एक ब्लैंकेट टाइप की कुछ लेयर्स हैं जिसको कंप्लीट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर की इन मेन लेयर्स में से 5 मेजर जो लेयर्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्टली ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिसको क्षोभमंडल कहते हैं, अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है। सबसे पहले अर्थ के टच में ये जो एक लेयर है इसका यह नाम है। इट इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरी मोस्ट में क्वेश्चन बन गया है, लोवेस्ट यानी कि लेयर, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर है। इट एवरेज हाई इन 16 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज हाइट इसकी क्या है, 16 किलोमीटर, अंडरलाइन कर लीजिए। Most of the clouds, water vapor, dust particles and atmospheric disturbances are found in this layer। ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सभी के सभी कंप्लीट इसी लेयर में होते हैं। और ये 16 किलोमीटर इसकी एवरेज नियर अबाउट मानी गई है। ठीक है, क्लाउड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल जो भी होते हैं सारे इसी ही लेयर में होते हैं। ठीक है, जो चेंजमेंट होता है यानी कि वेदर का जो चेंजमेंट होता है सारा इसी लेयर में होता है। नेक्स्ट है द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपस। अब लास्ट में ट्रोपोस्फेयर की भी कोई बाउंड्री होगी लास्ट अप साइड में, तो वो जो लास्ट बाउंड्री है उसको ट्रोपोपस का नाम दिया जाता है। ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेशियो ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर नॉर्मल लैप्स रेट। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज ऑन द हाइट ऑफ 165 मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है, ध्यान रखना, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज ऑन द हाइट ऑफ 165 मीटर। How many temperature Celsius? In Celsius 1 degree Celsius. Okay. Next, this layer is important for the mankind because it is the weather making layer। इसमें ही सारे मौसम घटनाएं होती हैं, मौसम बनते हैं, ये हमारे मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कन्वेक्शन करंट आर द कॉन्फिडेंट ऑफ दिस लेयर। जितने भी यानी कि जो हमारे जो मेन धाराएं होती है, हवाओं की जो हॉट और कोल्ड जो वेव्स होती हैं वो सभी इसी लेयर के अंदर बनती है। द एयर इज़ unstable in this zone, this is the sometime called unstable zone। ठीक है, अनस्टेबल जोन के नाम से भी कई बार इसको जाना जाता है क्योंकि हवा का इसके अंदर पूरी तरह से ये जो जोन लेयर बनी हुई है इसमें फिक्स नहीं है कि हवा का प्रेशर एक जैसा ही एक साइड से ही चलता रहे। ये जो विंड्स हैं इसका मूवमेंट किसी भी साइड से हो सकता है। इट्स हाइट इज़ 8 किलोमीटर नियर द पोल। वेरी मोस्ट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप जानते हैं। 8 किलोमीटर इसकी हाइट है, वो नियर पोल है। और अगर 18 किलोमीटर्स की हम बात करें तो ये एक्वेटर के पास होती है। ठीक है, एवरेज निकलती है 13 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर 13 किलोमीटर, यहाँ पर फर्स्ट में हमने पढ़ा था इसकी एवरेज के बारे में 16 किलोमीटर, बट उसकी एवरेज की अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर डाउन टू डाउन, और हाईएस्ट जो इसका जो लेयर है, लास्ट पॉइंट है, वो 18 किलोमीटर। तो वो एक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर है और जो पोल है वहाँ पर 8 किलोमीटर है। तो उसकी नियर अबाउट एवरेज अगर निकाली जाती है 13 किलोमीटर होती है।
बट हम 8 और 18 को न मान करके ओनली मोस्टली उसकी एवरेज की अगर बात करते हैं तो उसको हम 16 किलोमीटर की एवरेज का नाम दे सकते हैं, रॉन्ग नहीं हो सकता। अगर आप 8 और 18 मेंशन करते हैं तो फिर आपको 13 किलोमीटर एवरेज मेंशन करनी होती है। ओके, तो ये थी आपके अर्थ के पास की जो लेयर, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर से हम बता सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड लेयर। ये ट्रोपोस्फस सेकंड लेयर नहीं है, ये इसका आपको पता है कि लास्ट पॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ना, ऊपर पढ़ा था, इम्पोर्टेंट है, जो किसको ये देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपस, ठीक है, अपर बाउंड्री होती है इसकी, तो उस बाउंड्री के बारे में पढ़ लेते हैं। द अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपस, ठीक है। दिस लेयर स्टार्ट्स वेयर द ट्रोपोस्फेयर एंड्स, ठीक है, ये एक लेयर होती है जो ट्रोपोपस के बाद में वहाँ पर स्टार्ट होती है। अबाउट दिस ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट्स, जैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर, इसके जस्ट बाद में जो लेयर स्टार्ट होती है उसका नाम पता है क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। जो सेकंड लेयर स्टार्ट होगी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगी वो, ये ट्रोपोपस है। ये कौन सी है? ये जो ट्रोपोस्फेयर थी उसी की लेयर जो लास्ट बाउंड्री है उसी को नाम दिया गया है, ध्यान देना, ठीक है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं आप ट्रोपोस्फेयर, तो वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, वो सेकंड लेयर होगी, ठीक है। ये सेकंड है, ये सब टॉपिक है, इसका सब लेयर है, ये जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी ये सब लेयर है, ठीक है, ओके। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये ट्रोपोस्फेयर एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होती है। अबाउट दिस स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट्स, और इसके बाद में जो लेयर स्टार्ट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। इट इज़ अ जोन अबाउट 1.5 किलोमीटर ब्रॉड। अब ये जो जोन है, कौन सा जोन? ट्रोपोपस का जोन है, ये नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इन दिस ट्रांजिशनल जोन, ये ठीक है, इन दिस ट्रांजिशनल आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इसके अंदर जितने भी जो तरंगें होती हैं रेडियो टीवी वगैरह की होती हैं, ये सारी इसी जोन के अंदर होती हैं। कौन से में? ट्रोपोपस के अंदर होती हैं। द विंड एंड द कन्वेंशन करंट्स आर एब्सेंट एंड द टेम्परेचर इज़ कंस्टेंट, और टेम्परेचर होता है वो कंस्टेंट पाया जाता है, ठीक है। और जो कन्वेंशन करंट्स होती हैं वो भी एब्सेंस होती है, बिल्कुल इसमें आगे उसके बाद नहीं पाई जाती, बिल्कुल भी कोई करंट नहीं होती है, धाराएँ नहीं होती हैं। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपस इज़ 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहाँ पर हवा जो गर्म होती है उसका जो हम गर्म नहीं होती, ठंडी होती है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर द -80 डिग्री सेल्सियस एट द एक्वेटर, ठीक है। और जो एक्वेटर पार्ट होता है वहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एक्वेटर पर हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर की 18 किलोमीटर हाइट होती है, और जहाँ 18 किलोमीटर हाइट होती है वहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इसका लास्ट जो 18 किलोमीटर के बाद का जो पार्ट है वहाँ पर ये टेम्परेचर नोट किया जाता है, जो ट्रोपोस्फेयर की पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। और पोल की अगर बात हम करते हैं तो हमने कहा था 8 किलोमीटर हाइट होती है पोल के पास, तो वहाँ पर ये -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नोट किया जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। दिस लेयर लाइज नेक्स्ट टू द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल हमने अभी बताया था बेटा, ये ट्रोपोपस जो सुना था, ये पढ़ा है हमने, ये सब लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। और हम एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट जो लेयर है, जो आफ्टर दैट ट्रोपोस्फेयर के बाद में है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। इट्स एवरेज हाइट इज़ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इसमें कोई क्लाउड नहीं होते हैं, ना डस्ट होती है, ना डस्ट पार्टिकल होते हैं, ना वाटर वेपर होते हैं, एंड कनेक्शन करंट्स, कोई किसी तरह की धारा नहीं होती है, न क्लाउड होते हैं, न डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये ध्यान रखना, कहने का मतलब इस लेयर में कोई किसी तरह की वेदर की जो चेंजमेंट होता है वो नहीं होता है, ठीक है। न डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, न कोई अदर्स पार्टिकल्स इस तरह के पाए जाते हैं, ओके। इट्स हाइट इज़ हायर एट द एक्वेटर देन द पोल, ठीक है, हमें पता है कि इसकी जो हाइट है वो एक्वेटर पर ज़्यादा है, बेटर देन पोल से ज़्यादा, ये तो हम सबको पता है कि पहले भी हमने पढ़ा था। ट्रोपोस्फेयर की बात यही थी कि पोल पर 8 किलोमीटर था और एक्वेटर पर 18 किलोमीटर था, सेम ऐसे ही इसकी जो एक्वेटर के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट है और उसके बाद में पोल पर बहुत कम है। इट्स हाइट इज़ हायर इन समर देन इन विंटर, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी जो हाइट है वो समर में ज़्यादा होती है, विंटर में कम होती है। विंटर और समर में ज़्यादा और कम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो विंटर टाइम होता है उसमें का
जो क्लाउड सिस्टम होते हैं वो नीचे होते हैं, उसका अप साइड का जो पार्ट होता है तो उसमें कुछ जो कंडेंसेशन सिस्टम बनने लग जाता है। और समर टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट तक चली जाती है, क्योंकि जो स्टीम होती है वो जो हीटिंग होती है, जो वाटर होता है वो हीट होता है, तो अप साइड में जब जाता है तो वो कंप्लीट यानी कि जो समर टाइम में जो इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन इतना ज़्यादा यानी कि जो डेंसिटी नहीं बन पाती जितने की विंटर में बनती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइट है कम और ज़्यादा होती है। समर में ज़्यादा इसकी हाइट पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर, और विंटर में कम। बाय द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम स्पुतनिक इट्स हाइट हैज़ बीन द एस्टिमेटेड बिटवीन 16 to 80 किलोमीटर। स्पुतनिक आपको जानते अच्छी तरह से, स्पुतनिक फर्स्ट ये जो एयरक्राफ्ट जो सिस्टम थे, स्पुतनिक जो थे यानी कि जो जितने भी जो हमारे जो स्पेस यान होते हैं उनके बारे में बात बताई गई यहाँ पर। स्पुतनिक फर्स्ट का नाम भी आपने सुना होगा। इससे एक बार चेक किया गया है, देखा गया है कि जब हम कभी स्पेस में कहीं कोई रॉकेट छोड़ते हैं तो उससे ये पता चलता है कि 16 to 80 किलोमीटर के आसपास का इसका एस्टिमेट लगाया जाता है। लोअर से लोअर इसकी हाइट है वो 16 किलोमीटर, और अबाव से अबाव लास्ट है उसकी हाइट है वो 80 किलोमीटर, ठीक है। तो 16 और 80, ओके, ध्यान रखना। इन दिस जोन द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। इस जोन के अंदर, कौन से जोन के अंदर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। क्या नहीं होता है? टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। जितनी हाइट होती है उसके बाद में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर रिमेन कंस्टेंट, ठीक है। और यहाँ तक देखा जाता है तो टेम्परेचर लगभग वहाँ पर कंस्टेंट बना रहता है। द एयर टेम्परेचर इज़ -80 डिग्री सेल्सियस और द एक्वेटर एंड द -45 डिग्री सेल्सियस और द पोल्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह का है जैसे हमने ट्रोपोस्फियर की बात पढ़ी थी, क्योंकि वो लास्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर की। और हमने अब स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा है जो कि सेकंड लेयर है आफ्टर दैट ट्रोपोस्फेयर अप साइड में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इसका एक बार स्ट्रक्चर भी एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, नाउ यू कैन चेक। फर्स्ट लेयर इज़ हेयर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो अर्थ के बिल्कुल पोल्स के अकॉर्डिंग उसकी जो हाइट है वो हाइट इन किलोमीटर में है, ठीक है। तो उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसमें कम और ज़्यादा, जैसे कि 8 के हिसाब से है और 18 के हिसाब से है लगभग। तो ये लगभग आगे पीछे करके कुछ इसमें शो किया गया है। तो कहने का मतलब ये ट्रोपोपस है, ये लास्ट लेयर होती है। और इस लास्ट लेयर के बाद में फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सेकेंड लेयर है। तो सेकेंड लेयर ये है, उसके बाद में हम आप पढ़ेंगे जो उसके बाद में कंप्लीट जो स्ट्रेटोपस पढ़ेंगे, जो मेन उसकी यानी कि लास्ट लेयर होती है। उसके बाद में मेसोस्फेयर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लास्ट एंड होने के बाद में एक्सोस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन 5 मेजर जो यहाँ पर इसकी लेयर होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेयर, ओजोनोस्फेयर, ठीक है। ओजोनोस्फेयर की बात करते हैं। ओजोनोस्फेयर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन गैस इट इज़ कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन ओजोन का जहाँ पाया जाता है उसको वहाँ पर ओजोनोस्फेयर का नाम दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये लेयर नहीं है, इसको लेयर का नाम दिया गया है। जैसे हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोपस इसकी लास्ट बाउंड्री है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, फिर स्ट्रेटोपस जो है उसके बाद में मेसोस्फेयर है, आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल एक्सोस्फेयर है। बट यहाँ पर कहीं भी ओजोनोस्फेयर नहीं है। ओजोनोस्फेयर नहीं होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर कि जो ओजोन लेयर है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर भी है जो कि एक छलनी की तरह से काम करती है, जो हमारे सन से जो अल्ट्रावायलेट आती है उनको कंप्लीट कंट्रोल करती है, ठीक है। नाउ ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन गैस इट इज़ द कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। यस, ओके, क्लियर। ओजोनोस्फेयर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इट एब्सॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया यहाँ पर। ओजोनोस्फेयर क्या काम है? अल्ट्रा वायलेट रेज को कंप्लीट को रोकना होता है, एब्सॉर्ब करना होता है। इट हैज़ हाइट टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ऑफ दिस रेज। और जब हाई टेम्परेचर इसके अंदर बन जाता है इस ओजोनस्फेयर में, वो रीज़न क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर उसकी जो किरणें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग वाली होती हैं और वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। विदाउट द लेयर ऑफ ओजोन गैस ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर हमारे अर्थ पर
जहाँ हम रह रहे हैं, सपोज करो अगर ये लेयर एटमॉस्फेयर में नहीं होती, ओजोनोस्फेयर, तो ये समझ लीजिए कि इंसान का रहना मुश्किल होता अर्थ के ऊपर। रीज़न क्या है कि ओजोनोस्फेयर है वो काफ़ी कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है? जो अल्ट्रा वायलेट जो होती है रेज़, अभी हमने बताया अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा था, अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है उसको कंप्लीट को कंट्रोल करती है, अर्थ पर आने से रोकती है ताकि उससे कैंसर जैसी बीमारियां ना हो। लेकिन एट प्रेजेंट देखा जाता है तो हमने जितना भी आज मॉडर्न टाइम में चेंजमेंट किया है उसकी वजह से काफ़ी चेंजमेंट हुआ है, और आज ओजोन जो लेयर है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, उसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट, people would have become blind and their bodies would have been burnt due to the ultraviolet rays। ठीक है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधी यहाँ आ जाती तो ब्लाइंड हो जाते लोग वहाँ पर, बॉडीज़ वुड हैव बीन द ब्रंट, ठीक है, और ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट से पूरी तरह से बॉडी भी ख़त्म हो जाती, इतनी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट यानी कि काफ़ी डेंजरस जो हार्मफुल रेज होती है वो यहाँ पहुँच जाती। बट ये भी है कि ओजोनोस्फेयर उसको कंट्रोल कर लेता है। It is very hot zone because the temperature increases at the rate of 16 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीज होना पर किलोमीटर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओजोनोस्फेयर कितना ज़्यादा हीट वाला है, जिसके अंदर 16 यानी कि डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से वो काफ़ी इंक्रीज होती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दिस लेयर इज़ डिक्रीजिंग ओवर एंटार्क्टिका, और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि आज ये जो लेयर है ये डिक्रीजिंग और एंटार्क्टिका, आप समझ रहे हैं, ये डिक्रीज़ करती जा रही है एंटार्क्टिका को। आज हीटिंग जोन धीरे धीरे अर्थ पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज जो एंटार्क्टिका, आप जानते हैं एंटार्क्टिका है वो एक कॉन्टिनेंट है जिसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, जिस पर बर्फ़ जमी हुई है। आज ओजोन लेयर की वजह से जो इसमें डैमेज हुआ उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं मेसोस्फेयर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर, ठीक है। मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, आपको पता अच्छी तरह से। अभी हमने ओजोनोस्फेयर की बात कही थी, कहा था कि ओजोनोस्फेयर इसमें कोई लेयर नहीं है, बट उसको कहा गया है, लेयर का नाम दिया गया है। बट स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट बाद में आपको पता है मेसोस्फेयर। एक बार हम आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं, ठीक है। यह मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में, ठीक है, स्ट्रेटोपस जो लिखा हुआ है वो उसका सब पार्ट था इसका, ठीक है। इसके जस्ट आफ्टर दैट मेसोस्फेयर, ठीक है। तो मेसोस्फेयर के बाद में फिर हम लास्ट में एक्सोस्फेयर की बात करेंगे। लोनोस्फेयर भी आएगा एक, लोनोस्फेयर ये पार्ट है जो लोनोस्फेयर है, ठीक है। इसका नेम नहीं यहाँ पर, लोनोस्फेयर आएगा ये, और वो पार्ट आएगा, ठीक है, ये लोनोस्फेयर होगा, ठीक है। एक्सोस्फेयर इज दिस लास्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट, यस, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के पार्ट के बाद का जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट मेसोस्फेयर है। टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड्स एंड दैट रीचेज -100 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ, ध्यान दीजिए, पहुंच जाता है टेम्परेचर, कितना ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि माइनस में जा चुका है, और हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ठीक है। द अपर लिमिट इज़ कॉल्ड द मेसोस्फेयर, और लास्ट में इस पार्ट को यानी कि मेसोस्फेयर का नाम दिया जाता है। अब लोनोस्फेयर, मैंने अभी कहा था लोनोस्फेयर कोई भी स्ट्रक्चर में लोनोस्फेयर का पार्ट नहीं है, बट इसको नाम दिया गया इस लेयर को, इसका सब पार्ट, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। इट लाइज बिटवीन 60 to 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर। ये मेसोस्फेयर के जस्ट बाद में जो 60 से और 40 किलोमीटर के बाद ये लेयर है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयन्स, ठीक है। ये ध्यान देखिए कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज सिस्टम होता है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके पॉइंट हैं, जिसके अंदर पूरी तरह से इसके अंदर इस लेयर के अंदर लोनोस्फेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल्स जो चार्ज पार्ट पाए जाते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर द रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, और रेडियो की जो तरंगें होती हैं वो भी इसी लेयर के अंदर लोनोस्फेयर के अंदर होती हैं, जो सीधी डायरेक्ट यानी कि टकराकर वापस आती हैं, ठीक है। टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और यहाँ से टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होना शुरू होता है इस लेयर में, लोनोस्फेयर में। 400 किलोमीटर लास्ट इसका पार्ट, उसके बाद में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लास्ट लेयर इज दिस एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव आइनोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर, ठीक।
आयनोस्फेयर वाली बात थी, लास्ट थी, उसके जस्ट बाद अबव पार्ट में है वो एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के जस्ट नीचे जो आयनोस्फेयर है वो क्या है, एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच का पार्ट। ठीक है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, वेरी गुड। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट, इट लार्जली मर्ज विद द आउटर स्पेस। ठीक है, जो बिल्कुल ही स्पेस से बिल्कुल बाहर की तरफ है। ओके, थैंक यू फॉर दिस। वी हैव completed this chapter number 8, atmosphere composition and structure. Okay, in next video we will start next chapter. Okay, bye.